केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संबोधन કરી રહ્યા છે ગાંધીનગર। सीधा जय श्रुति तरफ। मैं 4 बार आज चौथी बार आया हूं। आज का एजेंडा भी मैंने डिटेल पढ़ा है। एजेंडा तैयार करने में भी उसके पहले भी मैंने बीपीआरएनडी से चर्चा की है। मैं ये जो ग्रॉस स्टेटमेंट था इसको सिरे से नकार नहीं रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस इसके अलावे हमारी पुलिसिंग की सिस्टम को, हमारी सुरक्षा व्यवस्था को आज के जमाने में रिलेवेंट रखना संभव ही नहीं है। इसलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण है, ये कर्मकांड नहीं है। परंतु साथ में यह भी सही है कि 50 साल से चलते चलते देश, दुनिया, अपराध जगत और पुलिसिंग, इसमें इतने सारे परिवर्तन आ गए। इसके हिसाब से पुलिस विज्ञान कांग्रेस का स्वरूप बदला है क्या, इसको ध्यान से देखते हैं तो वो महाशय की बात थोड़ी सच लगती है। क्योंकि पुलिस विज्ञान कांग्रेस ये पूरी हमारी अपराध के खिलाफ लड़ने की सिस्टम को रिलेवेंट रखने की एक्सरसाइज है। कहने को तो 250 लोग इस सभागार में बैठे हैं, मगर जो उद्देश्य है उसका वो पूरी सिस्टम को रिलेवेंट बनाने का है। और जब ये दायित्व पुलिस विज्ञान कांग्रेस पर हो तो हमने नए सिरे से इसके स्वरूप, इसकी सहभागिता, इसके इनपुट्स लेने की पद्धति और अनुसंधान और विकास दोनों शब्दों को पुलिस स्टेशन से भी नीचे बीट और कांस्टेबल तक पहुंचाने की व्यवस्था, ये इसको समग्रता से पुनर्विचार करने का समय आ गया है। अच्छा ही है आज गृह सचिव महोदय यहां पर बैठे हैं। मेरा गृह सचिव महोदय से आग्रह रहेगा कि बीपीआरएनडी के डीजी, गृह सचिव महोदय और इसके सारे स्टेक होल्डर मिलकर एक मनोमंथन, चिंतन पुलिस विज्ञान कांग्रेस पर ही करने की जरूरत है, जिससे अगली पुलिस विज्ञान कांग्रेस कैसी हो, किस प्रकार से की हो, कैसे ज्यादा उपयोगी हो। कोई भी पद्धति 50 साल तक चलती है तो वो काल बाह्य हो जाती है। चिरंजीव कुछ नहीं होता है। 50 साल में परिवर्तन नहीं हुआ ऐसा मेरा मानना नहीं है। मैं मानता हूं कि बीपीआरएनडी का काम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं गृह मंत्री बनने के बाद बीपीआरएनडी पर विशेष ध्यान मैंने खुद भी दिया है। परंतु पुलिस विज्ञान कांग्रेस का जो समय उचित परिवर्तन होना चाहिए, कार्य पद्धति में, उद्देश्यों में और सबको साथ लेने के बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन, जो निर्णय होते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन, इसमें कहीं ना कहीं हम पीछे पड़े हैं। और अगर इसको हम नए सिरे से नहीं सोचते हैं तो वो सज्जन का जो बयान था, एक ग्रॉस स्टेटमेंट था, शायद हम उसको सच साबित कर देंगे। तो मेरा सबसे पहले तो आग्रह है कि इसके पूरे स्वरूप पर हमने पुनः विचार करना चाहिए। आने वाली समय की चुनौतियों के समझे बगैर हमारा जो प्लानिंग होता है वो कभी सफल नहीं होता है। हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये 10 साल में भारत विश्व का नेतृत्व हर क्षेत्र में करने के लिए आगे बढ़ रहा है। चाहे अर्थतंत्र की तालिका हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो,
चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रिसर्च और डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो और व्यापार की बात हो, हर क्षेत्र में इस 10 वर्ष ने भारत ने कई दशकों की कमियों को पूरा कर कर आगे बढ़ने के लिए कदम भी उठाया है और हमें सफलता भी मिली। और मैं मानता हूं इसके कारण हमारी चुनौतियां कम नहीं होती है, बढ़ती है। क्योंकि कोई भी व्यवस्था में जब आप आगे बढ़ते हो तो किसी न किसी का स्थान लोगे, रेजिस्टेंस जरूर आएगा। और वो रेजिस्टेंस को आपने एनालिसिस कर कर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ आश्चर्यजनक सफलताएं हमने प्राप्त की। 11वें नंबर पर हमारा अर्थतंत्र था, हम 5वें नंबर पर ले आए। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1 अप्रैल 2028 के पहले हम दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएंगे। दुनिया के किसी भी चुनाव का विश्लेषण करने वाले पंडित से बात करते हैं तो उनको आश्चर्य होता है कि 97 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं का वोटिंग कोई गड़बड़ के बगैर हो गया और सिर्फ 16 बूथों के अंदर पुनः मतदान हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने ऐसे देश भी देखे हैं जो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बहुत आगे होते हैं और महीनों तक उनके परिणाम घोषित नहीं होते हैं। हमारे यहां 7 बजे मत गिनती शुरू हुई और 1 बजे परिणाम घोषित हो जाता है, विवाद भी नहीं होता है। ये बहुत बड़ी भी। जब कोरोना का संकट आया, दुनिया के विकसित देश अपनी तो चिंता कर ही रहे थे, साथ में भारत की विशेष चिंता करते, क्योंकि हम सब जानते थे, उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं था। वो सोचते थे कि क्या होगा भारत का 140 करोड़ की आबादी और कोरोना को कैसे टैकल करेंगे। पर हमारी परंपराओं में, हमारी पद्धतियों में एक ताकत पड़ी है। जब कोरोना समाप्त हुआ तब पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कोरोना का सामना सबसे अच्छा भारत ने किया है, कम से कम नुकसान के साथ। जब हमारी ये स्ट्रेंथ दुनिया के सामने आती है तब चैलेंजेस बढ़ते हैं। वो चैलेंजेस को ध्यान में रखकर हमने हमारी तैयारियों को पुख्ता करना पड़ेगा। यहां पर आपने 8 सत्र के अंदर नए आपराधिक कानून, फॉरेंसिक साइंस का उपयोग, डिजास्टर मैनेजमेंट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग, साइबर धोखाधड़ी, स्मार्ट सिटी में पुलिसिंग, आदिवासी क्षेत्रों में सामुदायिक पुलिसिंग और जेलों में कट्टरवाद से निपटने के उपाय, इस पर चर्चा होगी। मेरा आग्रह है कि सभी प्रतिभागियों से इसके अलावे किसी भी एक विषय पर उनके सुझाव मांगने चाहिए और इसको संकलित कर कर इसमें से आगे बढ़ने की हमने चेष्टा करनी चाहिए।